नमस्कार। नवरात्रि पर इस खास आयोजन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम चर्चा कर रहे हैं व्रत और उपवास की, क्योंकि मौका है नवरात्र का। और नवरात्रि पर जैसा कि आप जानते हैं, देश के अलग अलग हिस्सों में लोग उपवास और व्रत का आयोजन करते हैं। कई लोग फास्टिंग करते हैं। तो आज इसी बहाने हम समझने की कोशिश करेंगे कि उपवास का हमारे जीवन में क्या लाभ होता है, खास करके हमारे स्वास्थ्य के, सेहत के लिहाज से। और क्या हम कुछ ऐसे सबक उपवास के बारे में आज ले सकते हैं जो कि बाकी दिनों में भी हमारे काम आए, ना सिर्फ नवरात्रि में। तो जब उपवास के लाभ की बात होती है तो ये होता है कि क्या इसका कोई वैज्ञानिक आधार है, कितना फ़ायदा इसका हो सकता है। तो इस पे एक काम हुआ है, वैज्ञानिक शोध हुआ है और ऑटोफेजी नाम का एक फिनोमिना खोजा गया है। इसमें कहा जाता है कि जब शरीर को पर्याप्त ऊर्जा नहीं मिलती है, जब आप भोजन नहीं करते, उपवास करते, तो शरीर क्या करता है। शरीर आपके सेल को जो डैमेज सेल्स हैं या सेल्स के जो सबसे कमज़ोर हिस्से हैं उसको नष्ट करता है अपनी ऊर्जा के लिए। आम इंसान की भाषा में बोले तो शरीर जो है अपनी ही कमज़ोर कोशिकाओं को अपना भोजन बना लेता है। तो इससे क्या होता है कि आपके पास सबसे स्वस्थ कोशिकाएं बचती हैं, मतलब जो डैमेज सेल्स हैं वो शरीर से बाहर हो जाती है। ये प्रॉपर एक वैज्ञानिक शोध है जिसके लिए नोबेल पुरस्कार भी मिला था 2016 में। और ये जापान के वैज्ञानिक हैं योशिनोरी उत्सुमी, इन्होंने इसकी खोज की थी। तो ये एक प्रमाण की बात आती है। तो हम चर्चा करेंगे कि फ़ायदा होता है क्या, और होता है तो कैसे होता है, उस फ़ायदे को हम कैसे मैक्सिमाइज़ कर सकते हैं, क्या नुकसान भी हो सकता है अगर हम सही तरीके से उपवास ना करें तो नुकसान करने वाली कौन चीज़ें हैं, ये तमाम चीज़ें हम समझेंगे। पहले अपने मेहमानों से मिलते हैं। हमारे साथ हैं डॉक्टर आलोक कुमार सिंह, जो कि मेदांता अस्पताल में सीनियर कंसल्टेंट हैं गैस्ट्रो एंट्रोलॉजी डिपार्टमेंट के। न्यूट्रिशनिस्ट डॉक्टर अनविता चटवाल और न्यूट्रिशनिस्ट पूजा जैन भी हमारे साथ हैं। डॉक्टर आलोक से ही करते हैं शुरुआत। ये ऑटोफेजी की हमने बात की। डॉक्टर आलोक, क्या साइंटिफिकली वाकई उपवास हमारे लिए काम का होता है? जी बिल्कुल। अगर हम देखें मौजूदा समय में भी आजकल में बहुत सारी स्टडीज ऐसे आ रही हैं जिसमें एक स्पेसिफिक वैरायटी ऑफ फास्टिंग के बारे में हम काफी बात करते हैं, जिसको हम आई एम श्योर में से अधिकतर लोगों ने सुन रखा होगा, इंटरमिटेंट फास्टिंग। सो बहुत सारी साइंटिफिक स्टडीज हैं जो ऐसा कहती हैं कि वेट रिडक्शन, जो जो बीमारियां जो कि लाइफस्टाइल से रिलेटेड हैं, जिनका वेट रिडक्शन से फायदा हो सकता है, जैसे लाइफस्टाइल डिसीजेज में ओबेसिटी हो गया, डायबिटीज हो गया, इसमें इंटरमिटेंट फास्टिंग का बहुत ज्यादा रोल है। सो मैं बिल्कुल कहूँगा कि फास्टिंग जो कि हम धार्मिक कारणों से अन्य विभिन्न धर्मों के लोग करते हैं, उसका साइंटिफिक बेसिस भी है और बहुत सारी चीज़ों में इसका फ़ायदा है। तो ये भी एक खास बात है कि देखिए, ये सिर्फ हिंदू धर्म की बात नहीं है। हर धर्म में अलग अलग बहाने से फास्टिंग करने की परंपरा है। तो नवरात्रि के फास्ट को अगर हम एक स्टैंडर्ड उसका पकड़े डॉक्टर आलोक की, जैसे कोई दिन भर की फास्टिंग करता है और जो एवरेज हम देखने को हमें मिलता है कि लोग उस फास्टिंग के दरमियान लिक्विड डाइट लेते हैं, लेकिन दिन में एक बार ही सॉलिड डाइट लेते हैं, वो भी रेस्ट्रिक्टेड फॉर्मेट में। थोड़ा उसमें जब वो डाइट लेते हैं तो उसमें शुगर का पोर्शन होता है, चाहे लिक्विड की हम बात करें या खाने की। ये इस तरह का जो उपवास है, ये कितना फायदेमंद हो सकता है? जी बिल्कुल, ये बहुत ही अच्छा सवाल है और आपके सवाल में ही एक खास तरीके की इंटरमिटेंट फास्टिंग के बारे में आपने बता दिया, जिसको टाइम रेस्ट्रिक्टेड ईटिंग बोलते हैं। सो अगर हम देखें इंटरमिटेंट फास्टिंग को, अगर हम ध्यान से पढ़ें, तो इंटरमिटेंट फास्टिंग कई तरीके की होती है, जिनमें से एक तरीके की इंटरमिटेंट फास्टिंग को टाइम रिस्ट्रिक्टेड ईटिंग बोलते हैं। सो स्पेसिफिकली नवरात्रि में जो फास्ट होता है, जिसमें आप 9 दिन फास्ट रहते हैं, उसमें आप टाइम रिस्ट्रिक्टेड ईटिंग कर सकते हैं, जो कि यूजुअली अधिकतर लोग करते भी हैं। इसमें ये है कि आपको एक पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन में, जो कि 8 घंटा, 12 घंटा हो सकता है, उस ड्यूरेशन में आपको पानी या मिनिमल अमाउंट में फ्लूइड्स के अलावा और कुछ नहीं लेना है। आप चाहें तो ब्रेकफ़ास्ट में या डिनर के टाइम में, जो कि 7 से 8 बजे के अराउंड इवनिंग टाइम में, आप लाइट ब्रेकफ़ास्ट या लाइट डिनर ले सकते हैं। इसमें 2-3 चीज़ें समझने की हैं। एक बहुत बेसिक डिफरेंस होता है डाइटिंग और फास्टिंग में।
डाइटिंग और फास्टिंग बिल्कुल सेम चीजें नहीं हैं, ये अलग चीजें हैं। सो फास्टिंग का मतलब ये हुआ कि आप एक पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन में दिन में जैसे 8 घंटे या 12 घंटे के दौरान आप कुछ नहीं ले रहे हो, आप सिर्फ फ्लूइड्स ले रहे हो, पानी ले रहे हो और आप पूरी तरह से फास्टिंग कर रहे हो। आप इवनिंग में जैसे 7 बजे 8 बजे कुछ ले रहे हो या मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट के टाइम पे जी, तो हम फिर से चलेंगे डॉक्टर आलोक के पास। अब रुख करते हैं डॉक्टर अन्विता का। डॉक्टर साहब बता रहे थे कि फास्टिंग और डाइटिंग में अंतर है डॉक्टर अन्विता। तो इसी अंतर को पकड़ के अगर हम नवरात्र के जो उपवास हो रहे हैं 9 दिन के, उनको समझना चाहें तो आप अपनी तरफ से क्या ऐड करेंगी? देखिए, मैं ये कहना चाहूंगी कि नवरात्रों का मेजर हम लोग क्यों इसको सेलिब्रेट करते हैं या ये हम फास्ट क्यों रखते हैं, उसके रीजंस हैं कि हमने अपनी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करना है। हमने आने वाले वेदर चेंजेस के हिसाब से अपनी बॉडी को चलाना है और अपना इम्यून सिस्टम बढ़ाना है ताकि हमारी बॉडी प्रिपेयर्ड रहे फॉर द नेक्स्ट सीजन। इसमें फास्टिंग इज इम्पोर्टेंट। व्हाई डू वी फास्ट? ताकि बॉडी को एक ब्रेक मिले। जब बॉडी को ब्रेक मिलती है, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम हेल्दी हो जाता है, हमारी हार्ट हेल्थ अच्छी हो जाती है, हमारा मेटाबॉलिज्म अच्छा हो जाता है। यहाँ तक कि अगर आप फास्टिंग एक राइट तरीके से करें तो आपके इंसुलिन लेवल्स भी काफी ठीक हो जाते हैं। एंड क्योंकि सेल्स में एक रिजुविनेशन आती है तो आपका इम्यूनिटी भी बढ़ जाता है। अगर मैं कहूँ, फास्टिंग एंड डाइटिंग दे आर ऑलवेज टुगेदर। एक सही टाइम पे खाना, एक सही टाइम पे सोना, एक सही टाइम पे उठना, ये सब हर बार एक डाइट में भी इंक्लूडेड होता है और नवरात्रों में इसका स्पेशल ध्यान रखा जाता है। जैसे कि आपने पहले कहा कि हमें कितनी देर की फास्टिंग करनी चाहिए, कितना हेल्दी है। नॉर्मल इंडिविजुअल्स जब नवरात्रों की तरफ जा रहे हैं, मेरी सजेशन ये है कि कम से कम 12 घंटे की फास्टिंग जरूर करनी चाहिए, जो कि बहुत सिंपल है। शाम को अगर हर कोई दिन छुपने से पहले खाना खा ले, यानी कि 6-7 बजे तक अगर आप खाना खा लें और अगले दिन 6-7 बजे अपना खाना शुरू करें तो आराम से 12 घंटे की फास्टिंग हो जाएगी। स्टार्ट करने के लिए आप पहले 2-3 दिन ऐसे रख सकते हैं, फिर बॉडी आगे प्रिपेयर हो जाती है तो फिर आगे 14 घंटे 16 घंटे तक की फास्टिंग कर सकते हैं। अगर किसी को कोई मेडिकल इश्यू नहीं है तो लास्ट के 3 डेज में हम 16 घंटे कर सकते हैं। देन वी कम अपॉन वाटर फास्टिंग। वाटर फास्टिंग या फ्रूट फास्टिंग या जूस फास्टिंग ये अच्छी है, पर शायद सिर्फ 3 दिन के लिए, उससे ज्यादा नहीं। तो अगर आप 3 दिन के लिए अपने आप को सिर्फ फ्रूट पे रखना चाहते हैं या सिर्फ वेजिटेबल्स पे या सिर्फ जूस पे, वो कर सकते हैं, पर उससे ज्यादा नहीं। पर अगेन आपको अपनी मेडिकल कंडीशन भी देखनी है, उस हिसाब से आपने ये फास्ट रखने हैं। ठीक है, तो आप जो कह रहे हैं उसके हिसाब से नवरात्र के 9 दिन सिर्फ फल पर रहना सही नहीं है। अगर आप पहले कभी फास्टिंग नहीं की है और अगर आपका होली सोली पर्पस बॉडी को डिटॉक्सिफिकेशन का है तो 3 दिन बहुत है, उससे ज्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है पूजा जी, आपसे मेरा सवाल ये है कि बहुत से लोग बिल्कुल निर्जला फास्टिंग करते हैं, मतलब वो पानी भी नहीं पीते हैं। तो एक खास अवधि के लिए आप ये मान लीजिए कि 24 घंटे में एक बार वो पानी पीते हैं, बाकी पानी भी नहीं पीते। ऐसे लोगों की फास्टिंग को एज अ न्यूट्रिशनिस्ट आप कैसे देखती है और आपकी तरफ से उनको क्या सजेशन होगा? बिल्कुल, जैसे आपने कहा कि एक टाइम भी पानी नहीं पीते हैं, तो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि हमारी बॉडी जो है, ये हमारी बॉडी ही पानी से बनी है। अगर हम पानी ही नहीं लेंगे तो जो कहते हैं ना कि हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिशन पानी है, तो वो कैसे जाएगा हमारी बॉडी में। तो अगर मेरी सलाह है तो यही रहती है कि अगर हम पानी के फास्ट में रहते हैं तो हमें 36 घंटे से ज्यादा पानी के फास्ट में नहीं रहना चाहिए। उसके बाद हम लिक्विड फास्ट ले सकते हैं। अगर हम जैनियों की बात भी करें, जैन मुनि जो हमारे फास्ट रखते हैं, वो भी दिन में एक बार सिर्फ पानी जरूर लेते हैं। तो हमें सिर्फ निर्जला फास्ट जो है सिर्फ 36 घंटे के लिए ही करना चाहिए। उसके बाद हमें जरूर पानी पीना चाहिए। और अगर आप, जैसे उन्होंने कहा, दूसरी डाइटिशियंस ने कहा
कि हमारे पास अलग अलग तरह के फास्टिंग्स होते हैं, तो हम बहुत तरीके के फास्टिंग्स भी कर सकते हैं। जैसे सिर्फ लिक्विड लेके भी फास्ट कर सकते हैं, या थोड़ा खाना खा के भी फास्ट कर सकते हैं, या फिर हम लिमिटेड टाइम के लिए जैसे इंटरमिटेंट फास्टिंग की बात करते हैं। तो ये अलग अलग तरह के ठीक है, हम एक एक करके समझते हैं। जी, आपके हिसाब से जो निर्जला फास्टिंग जिसको हम कहते हैं, उसका सिस्टम ये होता है कि नवरात्र के 9 दिन वो व्यक्ति जो निर्जला फास्टिंग करता है वो दिन में सिर्फ एक बार पानी और खाना जो भी उसको लेना है वो सिर्फ दिन में एक बार लेता है। बाकी के पूरे समय वो बिल्कुल खाली पेट रहता, कुछ भी ना खाता है ना पीता है, और ये सिलसिला 9 दिन तक चलता है। काफ़ी लोग, बहुत सारे लोग इसको साल दर साल अपने ज़िंदगी में लंबी अवधि तक ऐसा करते हैं। उसके बारे में पूजा जी, अगर सिर्फ एक दिन की बात नहीं है, 36 घंटे नहीं कर रहे, सिर्फ 24 घंटे कर रहे हैं, वो भी सिर्फ पानी ही नहीं पी रहे हैं, पानी के साथ खाना भी खा रहे हैं कुछ, लेकिन ये 9 दिन तक चलेगा। ये 9 दिन तक, अगर आप 9 दिन की बात करते हैं तो 9 दिन भी हम इसको कर सकते हैं। क्या होता है कि जब भी हम कोई चीज हमारी बॉडी में फॉलो करते हैं तो हमारी बॉडी उस चीज के लिए यूज्ड टू हो जाती है और धीरे धीरे उसको अडेप्ट करने लगती है हमारी बॉडी। तो उसी तरीके से अगर हम दिन में एक टाइम खाना खाते हैं और एक टाइम पानी पीते हैं तो हमारी बॉडी उसको अडेप्ट कर लेती है। बट शर्तिया इसमें ये बात है कि हम एक टाइम पे बहुत ज्यादा खाना ना खाएं, क्योंकि क्या होता है कि अगर हम एक टाइम पे बहुत सारा मीठा, बहुत सारा कार्बोहाइड्रेट्स और बहुत सारा मतलब जो भी शुगरी ड्रिंक्स या फिर खाना एक साथ खाएंगे तो वो हमारे पेट में जमा हो जाएगा और हमारा पेट फूलने लगेगा। तो ये कहीं ना कहीं फायदेमंद से ज्यादा नुकसानदायक है। अगर हम एक टाइम भी खाते हैं तो हमें लिमिटेड खाना चाहिए और पानी का जो इंटेक है उस समय ज्यादा रखना चाहिए। जी, तो दरअसल होता यह है कि एक तो निर्जला फास्टिंग हालांकि बहुत से लोग करते हैं, लेकिन फिर भी वो उनकी संख्या कम है। ज़्यादातर लोग एक दो टाइम खाते हैं, रेस्ट्रिक्टेड डाइट पे रहते हैं, मतलब कुछ चीज़ें ही जो व्रत में चलती है वही खाते हैं। ज़्यादातर वो हेल्दी चीज़ें होती हैं, थोड़ा रिच इन शुगर आप कह सकते हैं, कई बार फैटी चीज़ें भी लोग लेते हैं, ऐसा होता है। तो डॉक्टर आलोक, ये बताइए कि इस तरीके से जो लोग रेगुलर उपवास करते हैं रेस्ट्रिक्टेड डाइट पर, उनको क्या सावधानियां रखनी चाहिए? कौन सी गलती वो कर सकते हैं जो उनको उल्टा पड़ सकता है? जी, देखिए, मैं पिछली बार भी बोल रहा था, बीच में रह गया। एक किसी ने बहुत अच्छी बात करी कि फास्टिंग के साथ डाइटिंग भी हमेशा एसोसिएटेड होनी चाहिए। ये नहीं कि आपने फास्टिंग कर ली 8 घंटे की और 8 घंटे बाद जब आपने खाना शुरू किया तो आपने फिर इतना खा लिया कि वो कैलोरी इंटेक आपका बिल्कुल उतना ही हो गया जितना आप डेली खाते थे। जितना इम्पोर्टेंट है फास्टिंग, उतना ही इम्पोर्टेंट है कि जिस टाइम पे आप खा रहे हो उस टाइम पे कैलोरी रिस्ट्रिक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसका बहुत सिंपल सा पैमाना है कि जितना भी आपका डेली कैलोरी इंटेक है, आप कोशिश करें कि उससे 30 से 40% कैलोरी इंटेक ही लें जिस टाइम पे आप खा रहे हो, फास्टिंग के दौरान भी। ये पहली बात। दूसरी जो सबसे जरूरी बात है कि डाइट का किस समय आप खा रहे हो, इससे भी बहुत ही इंपॉर्टेंट अफेक्ट पड़ता है, स्पेशली जैसे हम अभी शुरू में बात कर रहे थे इंसुलिन रेजिस्टेंस और डायबिटीज के लिए। तो ये भी कोशिश करें कि आप फास्टिंग करें, फास्टिंग के साथ कैलोरी रिस्ट्रिक्शन करें, डाइटिंग करें, इतना ना खा लें खाने के बाद कि आप पूरा कैलोरी इंटेक ही पूरा कर लो। दूसरी चीज कि टाइम का भी बहुत ही इंपॉर्टेंस है। जितना लेट, स्पेशली अगर आप रात में खा रहे हो 9-10 बजे, 11-12 बजे के बाद, तो वो जो बेनिफिट है आपकी फास्टिंग की वो कहीं ना कहीं नलीफाई हो जाती है। इसलिए जो भी आपको खाना है, मॉर्निंग ब्रेकफास्ट कर सकते हो और शाम का खाना जल्दी खाना है, आपको 8-9 बजे के पहले खाना है, स्पेशली क्योंकि ये जो हार्मोनल सेक्रीशन है, जो इंसुलिन सेक्रीशन है बॉडी का, उसके सर्कैडियन पैटर्न से मैच होता है। जहां तक आपके सवाल की बात है, किन लोगों को फास्टिंग में क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। अगर हम देखें यंग हेल्दी एडल्ट्स, तो उनके लिए तो कोई खास प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर आपको कुछ कोमॉर्बिडिटीज हैं, जैसे कि अगर आपको शुगर की बीमारी है और साथ में आप इंसुलिन या डायबिटीज की और दवाएं ले रहे हैं, तो ये सावधानी जरूर बरतें कि अगर आपने दवाई ले ली और साथ में डाइट नहीं लिया, उस टाइम पे आप फास्टिंग में रहें, तो आपको लो शुगर्स हो सकती हैं, ब्लड शुगर कम हो सकती है और उसके कुछ कुछ सिम्टम्स आ सकते हैं। तो इस बात का जरूर ध्यान रखना चाहिए। जी, तो जिन लोगों को बीपी या शुगर की दवा लगती है उन लोगों को विशेष सावधानी बरतने की ज़रूरत है।
और आम सलाह तो यही हो सकती है कि अगर आप फास्टिंग करने का फैसला करते हैं तो आपको एक बार अपने फिजिशियन से, अपने डॉक्टर से संपर्क ज़रूर करना चाहिए और उनसे गाइडलाइन लेनी चाहिए कि दवाओं को आप किस तरीके से और कैसे लेंगे। तो ये कुछ फंडामेंटल बेसिक्स हो गए फास्टिंग के। लेकिन नवरात्र के व्रत में और क्या क्या बातें, क्या क्या सावधानियाँ, क्या क्या फाइनल पॉइंट्स हैं, ये हम समझने की कोशिश करेंगे छोटे से ब्रेक के बाद। बने रहिए हमारे साथ। आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं नवरात्र पर जो उपवास होते हैं, तो वो उपवास कैसे लाभकारी हो, आपकी सेहत में ऐड करे। साइंटिफिकली ये प्रूवन है, बट इसको किस तरीके से किया जाए कि नुकसान ना हो और लाभ ही हो, क्योंकि गलती नुकसान में भी डाल सकती है। डॉक्टर अन्विता, आपसे मेरा सवाल ये है कि 9 दिन का उपवास करना है। कॉमनली जो खाते पीते हैं लोग, आपको आइडिया होगा, मोटे तौर पर सब्जियां, फल लोग ले लेते हैं, नट्स ले लेते हैं, लेकिन जो रेगुलर अनाज है वो नहीं खाते। जिन्हें हम मोटा अनाज कहते हैं, वैसे कुछ कुट्टू का आटा वगैरह जो है, उस तरह की चीज़ें ले लेते हैं। तो आपको अगर एक डाइट प्लान बनाना हो उपवास के लिए, दिन में 2 बार हल्का खाना अगर किसी को खाना हो या 1 बार खाना हो, जो आप सजेस्ट करें, क्या होना चाहिए एक आइडियल डाइट प्लान? जैसे कि मैंने पहले कहा कि हमें टाइमिंग का बहुत ध्यान रखना है। अगर आप फास्ट रख रहे हैं तो आपको कम से कम 12 घंटे की फास्टिंग जरूर रखनी चाहिए। फास्टिंग को तोड़ने पर सबसे पहली चीज जो आपको लेनी चाहिए वो है एक इन्फ्यूज्ड वाटर या एक डिटॉक्स वाटर। जैसे आप जीरे का पानी ले सकते हैं, क्योंकि बॉडी ने इतनी देर फास्ट किया होता है, बॉडी के अंदर कुछ नहीं गया होता, तो सबसे पहली चीज पानी जानी चाहिए। अगर आपको कोई जैसे जीरा पानी आप नहीं भिगो सकते, सिंपल पानी पीजिए। उसके बाद आपने कुछ फ्रेश चीज लेनी है, जैसे कि आप ड्राई फ्रूट ले सकते हैं, नट्स हो गए, रेजिन्स हो गए, आलमंड हो गए, वॉलनट्स हो गए, किशमिश हो गई, उससे अंजीर हो गई, उसके साथ आपने शुरू करना है। फिर आपका आएगा फ्रेश फ्रूट। अगर आप ज्यादा नहीं ले सकते तो कम से कम 2 या 3 स्लाइसेस एप्पल की या हाफ अ बनाना जरूर लें। फिर आता है आपके, अगर 2 मील्स आप ले रहे हैं तो पहली मील जो होनी चाहिए वो रिच इन प्रोटीन होनी चाहिए, जिसमें कि आप अमरंथ का आटा यूज कर सकते हैं। यूजुअली फास्ट में आजकल जड़ों का आटा यूज होता है, पर मेरा एक सजेशन सबको होगा कि आप उसकी जगह इस फास्ट में ट्राई करें अमरंथ या राजगिरी का आटा। इट इज रिच इन प्रोटीन, प्लस डाइजेशन अच्छी होती है। ये ज्यादा गर्म नहीं होता, क्योंकि यूजुअली फास्ट में लोगों को ये तकलीफ आती है कि हमारा गला छिल गया या हमें गर्मी हो गई, तो इस आटे से वो चीज नहीं होएगी। इसमें आप परांठी बना सकते हैं, इसको आप पनीर इसमें ऐड कर सकते हैं, घिया ऐड कर सकते हैं, पेठा ऐड कर सकते हैं, आलू भी लिटिल बिट ऐड कर सकते हैं, और साथ में दही जरूर लीजिए। अब प्लेन दही मत लीजिए, उसमें थोड़ा घिया कद्दूकस करके डाल दीजिए, अनार डाल दीजिए। ये हो गई आपकी फर्स्ट मील ऑफ द डे। इन बिटवीन वाटर इनटेक हमने जरूर रखना है। जिन लोगों से पानी नहीं पिया जाता वो इन्फ्यूज वाटर यूज कर सकते हैं। थोड़ा उसमें आप अदरक डाल दीजिए, फ्रूट्स डाल दिए, जैसे ब्लूबेरी डाल दी या फिर लेमन काट के डाल दिया, कुकम्बर डाल दिया, आपने पुदीने के पत्ते डाल दिए। इससे वो पानी में एक टेस्ट बन जाएगा और आप वो पानी पी पाएंगे। इन बिटवीन आप हर्बल टी भी ले सकते हैं। एंड बहुत जरूरी, घी। अगर देखा जाए, पुराने जमाने से कहा जा रहा है कि घी को हमें अपने खाने में जरूर इंक्लूड करना है, स्पेशली इन नवरात्रास। क्यों? क्योंकि ये एंटी इंफ्लेमेटरी होती है। इसमें this is rich in vitamin A, vitamin K2, vitamin E, omega 3 fatty acid, जो कि आपके अंदर एक डिटॉक्सिफिकेशन लाता है। आपके अंदर जो भी टॉक्सिन्स होते हैं उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। तो अगर आप इन चीजों का ध्यान रखें तो आपके फास्ट काफी हेल्दी हो सकते हैं। ठीक है पूजा जी, 9 दिन का नवरात्र पूरा हो गया। जैसा डाइट प्लान बताया था उसी हिसाब से हुआ, ऊंच नीच जो भी हुआ हो। अब 10वें दिन और उससे आगे का डाइट प्लान कैसा होना चाहिए, ताकि हमारे 9 दिन के मेहनत का फल जाया ना हो, बल्कि अच्छा उसका रिटर्न मिले? जी सर, देखिए सबसे पहली गलती तो हम यहाँ पर, आपने जैसे कहा कि डाइट प्लान पूरा हो गया है, 9 दिन पूरे हो गए हैं, अब अष्टमी आ गई है, तो अष्टमी में ज़्यादातर लोग कढ़ाई करते हैं
और कढ़ाई में पूरी बनती है या फिर पकौड़े बनते हैं, आलू की सब्जी बनेगी, हलवा बनेगा, तो सेम बात जैसे बार बार डॉक्टर साहब भी कह रहे हैं, डाइटिशियंस भी कह रही हैं कि हमें अपने पोषण का ध्यान रखना चाहिए। क्योंकि क्या है कि अगर हम हिंदू धर्म की बात करें तो हिंदू धर्म में ये से प्रसाद की तौर पे खाएंगे तो सभी, जैसे अपना व्रत खोलेंगे तो पूरी भी खाएंगे, हलवा भी खाएंगे, बट अपने पोषण का ध्यान रखते हुए खाएंगे। सबसे पहले अगर हम पूरी की बात करते हैं तो हम 2 ही पूरी खाएंगे या थोड़ा सा हलवा ही खाएंगे। और अगर हमने सुबह डाइट में व्रत खोल के पूरी खा ली है तो हमें शाम को एटलीस्ट अनाज का तो परहेज करना चाहिए उस दिन। या तो हम सूप ले सकते हैं या फिर हम सॉर्टेड वेजिटेबल्स खा सकते हैं या फिर हम खाली फ्रूट्स, मैंने जैसे फ्रूट्स खाए। और फ्रूट्स का हम ध्यान रखेंगे कि हम रात को नहीं खाएंगे, फ्रूट जो है हमारे सनसेट से पहले खाएंगे हम फ्रूट्स। उसी तरीके से हमें आगे के दिन भी हमें धीरे धीरे अपने खाने को, अपने प्रॉपर दिनचर्या को लाना चाहिए और प्रॉपर एक मील प्लानिंग सेट करनी चाहिए। और सबसे इम्पॉर्टेंट हमेशा ही मैंने बोला है अब खाने में कि खाने को पोर्शन कंट्रोल में ही खाना है, थोड़ा थोड़ा खाना है। अगर हम ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, जैसा हमने 9 दिन मोटा अनाज खाया तो हम बाद में भी मोटा अनाज खा सकते हैं। जरूरी नहीं है हम कुट्टू की रोटी या संगाड़े का आटा या अमेरंथ खाएं, हम रागी, जवार ये सब भी खा सकते हैं। और इसी तरीके से हमें अपने डाइट को आगे ले जाना चाहिए। और बस मेरा तो यही कहना है। डॉक्टर आलोक, आपसे आखिरी सवाल ये है कि जब हम उपवास की बात करते हैं तो भूखे रहने की बात करते हैं, खाना खाने की बात करते हैं, लेकिन इसमें एक बड़ा पॉइंट ये है कि जब हम उपवास कर रहे हैं, ख़ास करके कंसिस्टेंटली 9 दिन तक, तो हमारे शरीर का और बाकी हमें क्या ख्याल रखना चाहिए? अपनी एक्टिविटीज़, अपना एक्सरसाइज, अपना जो हमारा डेली रूटीन का काम काज है, रूटीन का टेंशन है, इन सब को लेकर भी हमारा अप्रोच होना चाहिए। जी बिल्कुल, देखिए जो पैटर्न है, जो स्पेशली नवरात्र के उपवास का जो पैटर्न है, उसमें ऐसा नहीं है कि बिल्कुल भी आपके खाने पे एकदम रेस्ट्रिक्शन है। वो जैसा कि मैंने पहले भी बोला और बाकी डॉक्टर साहब लोगों ने भी बोला कि एक टाइम रेस्ट्रिक्टेड ईटिंग है, आप उस टाइम पे नहीं खाते हो और जब खाते हो तो एक लिमिटेड अमाउंट में एक सर्टेन अमाउंट ऑफ फूड ही खाते हो। सो ऐसा एक यंग हेल्दी इंडिविजुअल्स में जिनको कोई और भी कॉमोडिटीज नहीं है, उनमें से ऐसा एक्सरसाइज या बाकी चीजों को लेके कोई खास रेस्ट्रिक्शन नहीं है, आप बिल्कुल नॉर्मल लाइफस्टाइल फॉलो कर सकते हैं। जी, और जो कोमॉर्बिड लोग हैं उनके लिए ज़रूर एक विशेष सावधानी की ज़रूरत पड़ सकती है, लेकिन आम तौर पर जो यंग लोग हैं, शारीरिक रूप से हिष्ट पुष्ट है, उन्हें किसी खास रिजाइम की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो 9 दिन का जो उपवास है कठिन व्रत इसलिए लगता है क्योंकि हमारी आदत से बिल्कुल अलग वो रूटीन हो जाता है 9 दिन का। लेकिन अगर आप गौर से देखें तो वाकई इन 9 दिनों में आप ज़्यादा डिसिप्लिन तरीके से, ज़्यादा बेहतर तरीके से अपनी डाइट और अपने आप को अनुशासित कर सकते हैं, डिसिप्लिन कर सकते हैं। और यही इसका सबसे बड़ा फ़ायदा है, जो बार बार जिसको रेफ़र किया जाता है कि नवरात्रों के फ़ायदे होते हैं। बाकी उपवास का इन जनरल जो फ़ायदा है वो भी हमने समझने की कोशिश की। सिर्फ़ और सिर्फ ये ध्यान रखना है कि आप बिल्कुल एब्रप्ट तरीके से उपवास ना करें, बल्कि जो एक सदा हुआ तरीका, आजमाया हुआ तरीका है 12 घंटे फास्टिंग, मिनिमम 12 घंटे फास्टिंग का, उसको आप कभी भी आजमा सकते हैं। तो नवरात्र के जो लोग उपवास कर रहे हैं उनको लाभ होगा और उनसे प्रेरणा लेकर हम लोग भी अपने जीवन में उपवास का उपयोग कर सकते हैं बेहतर सेहत के लिए। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया कार्यक्रम से जुड़ने के लिए और फिलहाल इतना ही। नमस्कार।